हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। पिछले लेक्चर में हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पढ़ा था। आइए एक बार उस लॉ को रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ते हैं। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में न्यूटन ने बताया था कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, या फिर यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उन पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है फर्स्ट लॉ पे ही बेस्ड है। फर्स्ट लॉ केवल एक थियरी बताई गई है। सेकेंड लॉ में हमारा एक फार्मूला निकल के आता है, दैट इज F इज इक्वल टू ma। तो आज यही फार्मूला हमको डिराइव करना है कि फार्मूला आता कैसे है। तो पहले लिख लेते हैं कि न्यूटन के फर्स्ट सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है। न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता क्या है? तो न्यूटन के सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट ये है कि यदि किसी वस्तु की गति में या यदि किसी वस्तु के संवेग में होने वाले परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में होने वाले परिवर्तन की दर वस्तु द्वारा लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु यहाँ पर है, मान लीजिए पहली पोजीशन यहाँ पर है, उसके बाद इस पर बल लगाया जा रहा है, मान लीजिए F, ठीक है, और ये लुढ़कते लुढ़कते मान लीजिए ये गेंद हमने लिया है, ये गेंद यहाँ पहुँच गई, ठीक है। मान लेते हैं इसका मास m है, इसका भी मास m ही रहेगा, ठीक है। इस समय मान लेते हैं जब बल लगाया गया तो इसकी वेलोसिटी v1 है, और इस समय जब बल लगाया गया तो इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, उसका वेग। और मान लेते हैं कि इस वाले में जो संवेग उत्पन्न होता है, जो इस पर बल लगाया जाता है तो वो p1 है, और इस पर जो संवेग उत्पन्न होता है वो क्या है? p2। तो अगर आपको संवेग नहीं पता है तो एक बार हम पहले संवेग को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो है इसको पढ़ते हैं। तो संवेग की अगर बात करें हम लोग, संवेग जैसे मोमेंटम कहते हैं, मोमेंटम, तो मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p से, और स्मॉल p इज इक्वल टू होता है, या फिर संवेग बराबर होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। यदि कोई वस्तु का कुछ द्रव्यमान है और किसी वेग से वो गतिमान है तो उसमें जो संवेग होगा वो उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, दैट इज p इज इक्वल टू mv, ठीक है। तो यहाँ पर यही हमने ले लिया है कि अगर कोई वस्तु मान लीजिए उसका द्रव्यमान m है और वेलोसिटी v1 है, तो उस समय जो संवेग होगा, जो मोमेंटम होगा वो p1, और दूसरी पोजीशन पर उसका मास m है, उसकी वेलोसिटी v2 है, तो इस पोजीशन पर उसका मोमेंटम मान लेते हैं p2 है। तो यहाँ पर न्यूटन का इसका स्टेटमेंट ये है कि किसी वस्तु के संवेग में होने वाले परिवर्तन की दर वस्तु द्वारा लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट ये है सेकेंड लॉ का, यदि किसी वस्तु के संवेग में होने वाला परिवर्तन, अगर वस्तु के संवेग में परिवर्तन हो रहा है, तो वस्तु द्वारा लगाए गए बल, जो संवेग में जो परिवर्तन होगा वो वस्तु द्वारा लगाए गए बल के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं संवेग में परिवर्तन। पहले तो इस वस्तु पर मान लीजिए पहली पोजीशन पर यहाँ पे संवेग मान लेते हैं p1 है, तो पहली स्थिति में फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हमारा जो संवेग आएगा वो p1 इज इक्वल टू हो जाएगा mv1, ठीक है। और दूसरी स्टेज में बात करें तो जब वस्तु यहाँ पहुँच गई है सेकेंड स्टेज में, तो वहाँ पर जो संवेग आएगा वो होगा p इज इक्वल टू mv2। तो यहाँ पे जो संवेग में होने वाला परिवर्तन है, संवेग में परिवर्तन मतलब कि यह कह सकते हैं कि संवेग में परिवर्तन, इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा p से, क्योंकि यहाँ परिवर्तन हो रहा है। तो संवेग में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा? संवेग परिवर्तन कैसे निकालेंगे कि पहले वाले पोजीशन पर, फर्स्ट पोजीशन पर कितना हमारा मोमेंटम था और सेकेंड वाले पोजीशन पर कितना मोमेंटम है, दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग कहेंगे कि चेंज इन मोमेंटम या फिर संवेग में परिवर्तन, उसको हम लोग लिखेंगे p2 माइनस p1। तो ये होता है संवेग में परिवर्तन। और अगर हम लोग बात करें संवेग में होने वाले परिवर्तन की दर बात करते हैं, यानी
जो परिवर्तन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, समयांतराल के साथ, टाइम चेंज जो हो रहा है उसको उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा f होता है, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। ये हो गया संवेग में परिवर्तन और ये हो गया परिवर्तन की दर, मतलब समयांतराल के साथ। समयांतराल के साथ अगर संवेग में परिवर्तन लिया गया है तो उसे हम लोग कहेंगे संवेग में होने वाले परिवर्तन की दर लगाए गए बल के, लगाए गए बल F है उसके अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये होता है न्यूटन का सेकेंड लॉ। अब इसी इक्वेशन को लेकर के हम डिराइव करना है F इज इक्वल टू ma। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको लेकर के यहाँ पे डिराइव करते हैं। तो यहाँ हमारे पास है F इज इक्वल टू डेल्टा P, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अब यहाँ से F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, डेल्टा P को क्या लिख सकते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि डेल्टा P इज इक्वल टू क्या होता है, P2 माइनस P1। तो यहाँ पर लिखेंगे P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा T। ठीक है, अब यहाँ से F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2, क्या लिख सकते हैं, P2 की वैल्यू हमारी यहाँ आई थी, P2 की वैल्यू आई थी mv2 और P1 की वैल्यू आई थी mv1। ठीक है, P2 की वैल्यू mv2 और P1 की वैल्यू mv1। तो यहाँ पे वैल्यू रख दें तो mv2 माइनस का mv1 अपॉन डेल्टा टी, या फिर m देखने दोनों में कॉमन है तो कॉमन कर लेते हैं। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी। चूँकि हम जानते हैं कि डेल्टा v को क्या लिखते हैं, डेल्टा v को लिखते हैं v2 माइनस v1। अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है v2 माइनस v1 तो उसको डेल्टा v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से जो इक्वेशन आ जाएगा वो लिख सकते हैं हम लोग F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, या फिर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m को बहाल कर लें तो यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, और यहाँ पे डेल्टा v अपॉन डेल्टा t को लिख सकते हैं क्या, a। तो यहाँ से आ जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a, यही हमारा फॉर्मूला होता है। डेल्टा v मतलब कि वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसे कहते हैं त्वरण। वेग में जो परिवर्तन की दर होगी यानी डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, इसी कहते हैं त्वरण। तो यहाँ पे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा ma। तो यहाँ पर अगर हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म जुड़ेगा, और ये k की वैल्यू हमेशा क्या होती है, इफ़ k इज इक्वल टू 1, k की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ma। तो ये हमारा निकल के आता है फार्मूला न्यूटन के सेकेंड लॉ का। न्यूटन का सेकेंड लॉ ये कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में होने वाले परिवर्तन की दर वस्तु द्वारा लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। वो होता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो इस कंडीशन को अगर हम लोग लेके चलते हैं तो यहाँ से हमारा फार्मूला निकल के आता है F इज इक्वल टू ma। तो अगर बहुत सारे क्वेश्चन हमको मिलेंगे तो किसी क्वेश्चन हम लोग ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ये वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होता है न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो हमारा न्यूटन के सेकेंड लॉ से फार्मूला निकल के आया F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, पहला फार्मूला, और दूसरा फार्मूला निकल के आता है F इज इक्वल टू ma। तो यहाँ पे बल का जो मान आ गया है। अब आइए निकाल लेते हैं बल का यहाँ पे यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ फोर्स यानी बल का मात्रक। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख लें बल के मात्रक को CGS सिस्टम में, CGS सिस्टम में अगर हम लोग देख लेते हैं तो CGS सिस्टम में F को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा, यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास। और मास की यूनिट क्या होती है CGS सिस्टम में, ग्राम। मास की यूनिट होती है ग्राम मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को अगर हम लोग CGS सिस्टम में बात करें तो हमको पता है कि एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू होता है क्या, A इज इक्वल टू होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, और V को रिप्रेजेंट करते हैं, V क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है हम लोग कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन या डेल्टा S अपॉन डेल्टा T अपॉन डेल्टा T, या फिर हो जाएगा ये डेल्टा S अपॉन डेल्टा T का स्क्वायर। ठीक है, तो
तो यहाँ पर अगर हम लोग एस डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट को या विस्थापन को हम लोग सीजीएस सिस्टम में दिखाते हैं यहाँ पे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यानी इसमें दिखाएंगे इसको सेंटीमीटर में और पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं ग्राम या फिर इस तरह से ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को हम कहते हैं यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू हो जाता है डाइन। इसे हम लोग कहते हैं डाइन। डाइन मीन्स होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं 1 डाइन इज इक्वल टू होता है 1 ग्राम मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये होता है डाइन। तो अगर सीजीएस सिस्टम में बात करेंगे हम लोग यूनिट ऑफ फोर्स की तो वो होता है डाइन। आइए देख लेते हैं एसआई सिस्टम में क्या होगा इसका यूनिट। तो अगर हम लोग एसआई सिस्टम में बात करेंगे एसआई सिस्टम में, तो एसआई सिस्टम में हम देख लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, ये विस्थापन है, ये हो जाएगा मीटर और यहाँ जाएगा पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा जो सीजीएस सिस्टम में आएगा यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा यूनिट ऑफ मास दैट इज किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसे ही कहते हैं हम लोग न्यूटन। क्या कहते हैं इसे ही कहते हैं न्यूटन। यानी यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू होता है एसआई सिस्टम में न्यूटन, या फिर कह सकते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू या मल्टीप्लाई 1 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ये होता है 1 न्यूटन की वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम लोग रिलेशन निकालें जैसे हमने सीजीएस सिस्टम में देखा, सीजीएस सिस्टम में हमारा जो यूनिट का फोर्स का यूनिट है वो है डाइन, और एसआई सिस्टम में हमने जो फोर्स का यूनिट देखा वो कितना हो गया, वो हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम लोग चेंज करना चाहें, रिलेशन निकालना चाहें डाइन और न्यूटन में, तो क्या होगा वो। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो हमको पता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई 1 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और अगर डाइन में बात करेंगे तो डाइन में होता है 1 डाइन इज इक्वल टू होता है 1 ग्राम मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी यहाँ से अगर हम लोग किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दें और मीटर को सेंटीमीटर चेंज कर दें तो वो चेंज हो जाएगा डाइन में। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 किलोग्राम दैट मीन्स 1000 ग्राम मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 जीरो है और यहाँ 2 है, यानी 10 टू द पावर 5 10 घाते 5, और यहाँ हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या फिर कह सकते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर 5 डाइन। तो ये होता है रिलेशन, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की घाते 5 डाइन। तो ये हो गया यूनिट ऑफ फोर्स। अब हम लोग इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने पढ़ा F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, या फिर F इज इक्वल टू M इंटू A। ठीक है, हमने पढ़ा कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है और इन दोनों लॉ से ये दोनों फॉर्मूला निकल के आते हैं। उसके बाद हमने इसका यूनिट पढ़ा। आइए अब देख लेते हैं कि अगर हमारा जो फोर्स हो अगर वो 3 डायमेंशनली एक्ट करता हो, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग और जेड एक्सिस के अलॉन्ग अगर फोर्स हमारा एक्ट करता हो तो वहाँ पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखें तो F इज इक्वल टू होता है ma, या फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू m। यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन को चेंज करें, देखिए यहाँ पर ये हमारा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है एक्सेलरेशन, या फिर पहले मान लेते हैं वेलोसिटी हमारा मान लीजिए v1 है, vx और एक्सेलरेशन मान लेते हैं ax है। ऐसे ही वाई एक्सिस के अलॉन्ग मान लेते हैं वेलोसिटी vy है और एक्सेलरेशन ay है, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग हमारा जो वेलोसिटी है वो vz है और एक्सेलरेशन हमारा az है। तो यहाँ पर जो f की वैल्यू निकल के आएगी उसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। ठीक है, ये आपने पढ़ा है, जहाँ पे i j k क्या है,
आई जे हमारा यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो यहाँ पे अगर हम उसको m का मल्टीप्लाई कर दें तो m a x i कैप प्लस m a y j कैप प्लस m a z k कैप, और इसको हम लोग लिख सकते हैं f इज इक्वल टू m a x को लिख सकते हैं क्या, f x i कैप। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर कि x एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, x एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन, और यहाँ पे Fy इज इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू y एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन, और Fz इज इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू z एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम लोग इन तीनों को चेंज कर सकते हैं Fxi कैप में प्लस Fyj कैप प्लस Fz k कैप। तो यहाँ पे F की वैल्यू निकल के आती है Fxi कैप प्लस Fyj कैप प्लस Fz k कैप। ये हमारा है त्रिविमीय गति के लिए, त्रिविमीय गति के लिए, या फिर कह सकते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन के लिए, थ्री डायमेंशनल मोशन के लिए है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा निकल के आता है, तो आप लोग इसको भी लिख लीजिए। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में इतना ही हमने पढ़ा कि न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। फिर उसके बाद हमने उससे दो फॉर्मूले निकाले, फिर उन दोनों फॉर्मूले में हमारे फोर्स की वैल्यू आई, फिर फोर्स की वैल्यू से ही हमने निकाला फोर्स का CG सिस्टम यूनिट क्या होगा और उसका SI सिस्टम यूनिट क्या होगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर फोर्स हमारा एक्ट करे थ्री डायमेंशनल में, त्रिविमीय गति करता हो अगर फोर्स वहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है क्या। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को लेकर के। धन्यवाद।